हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड, जो कि हम बाल मनोविज्ञान की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे थे, तो उसी कंटिन्यू को करते हुए इसी सीरीज़ को आज हम उसका पार्ट 13 देखेंगे। तो इसमें हम लोग 2012 के जो हम लोग के क्वेश्चंस रह गए थे उसको कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी की हेल्प हो सके। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। तो लिखा हुआ है, पहला 16 क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो कि सीखने के लिए आकलन है, उसमें किस पर ध्यान देना चाहिए केवल को छोड़ के। तो क्या है, लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की जो अधिगम शैलियाँ हैं, या स्ट्रेंथ्स ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की क्षमताएं हैं, या फिर नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, या फिर मिस्टेक ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। तो जो सीखने का आकलन होता है, उसको आकलन के समय किस चीज़ का ध्यान रखना है सिवाय। आंसर कीजिए। का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की त्रुटियाँ। जिसको सीखने के आकलन में निम्नलिखित में से किसका ध्यान रखना चाहिए सिवाय। किसका ध्यान रखिए, त्रुटियों का ध्यान रखने के अलावा सबका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो त्रुटियाँ ही होती है वो विद्यार्थियों को क्या करती है, उसमें सहायता करती हैं। आंसर सेकंड देखते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है, An empowering school will promote which of the following qualities the most in its teachers। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी बढ़ावा देगा। तो किस पे, मेमोरी पे, या डिसिप्लिन नेचर पे मतलब अनुशासित स्वभाव पे, या कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड मतलब प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पे, या फिर टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट परीक्षण करने की प्रवृत्ति पे। तो जो सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों की योग्यताओं को सर्वाधिक किस में बढ़ावा देगा, तो क्या होगा इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा स्पर्धात्मक अभिवृत्ति मतलब कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है, मोनिका अ मैथ टीचर आस्क राधिका एक क्वेश्चन। जो मोनिका है वो गणित की शिक्षिका है, वो राधिका से क्या करती है, एक क्वेश्चन पूछती है। और नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका, राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वो क्या करती है, शी क्विकली मूव्स ऑन एंड आस्क मोहन अनदर क्वेश्चन। क्या करती है, उससे आंसर ना मिलने पर वो क्या करती है, तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न करती है। She rewards her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer। जब उसे महसूस होता है कि जो मोहन है वो उस उत्तर को बताने में संघर्ष कर रहा है, तो क्या करती है, अपने जो क्या करती है, मोहन जब देखती है कि स्ट्रगल कर रहा है, तो दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट दैट सीज। तो जो मोनिका की यह प्रवृत्ति है क्या दर्शा रही है। पहला ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखा है, ट्राइंग नॉट टू पुट राधिका इज एन एम्ब्रेसिंग सिचुएशन, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। या फिर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट कैपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है। या स्लाइटली नर्वस अबाउट हर क्वेश्चन, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। या सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ऑफ रोल बाय फेवरिंग मोहन, क्या कर रही है, मोहन का पक्ष लेकर लिंग जो भूमिकाएं हैं उसमें रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। तो मोनिका क्या कर रही है, तो सीधी सी बात है, वो रूढ़िवादिता को वो बढ़ावा दे रही है। क्या ले रही है, मोहन का पक्ष ले रही है, जिसमें वो लड़की को क्या कह उसको वो नहीं दे रही है इंपॉर्टेंस, तो क्या कर रही है, रूढ़िबद्धता को इंपॉर्टेंस दे रही है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट वे टू अवॉइड जेंडर, तो जो हमें कौन सा जो सर्वोत्तम तरीका देखना है जेंडर मतलब लिंग भेदभाव का, तो विद्यालय में क्या हो सकता है। तो 4 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ मोर बॉयज़ देन गर्ल्स फॉर ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन, जो संगीत प्रतियोगिताओं के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, इससे हम कर सकते हैं। या फिर मेटा कॉग्निशन ऑफ दियर जेंडर बेस्ड बिहेवियर्स बाय टीचर्स, शिक्षकों द्वारा लिंग पक्षतापूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल टीचर्स, पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती कराना। या फिर फॉर्मेशन ऑफ ए रूल टू शम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन द स्कूल एंड इनफोर्स इट
स्ट्रिक्टली, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। तो लिंग भेदभाव से जो बचने के लिए कौन सा जो तरीका है सबसे सही है? तो सीधी सी बात है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षतापूर्वक व्यवहारों में अधिक संज्ञान। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। जो कि संगीत प्रतियोगिता द्वारा लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का चयन करना, ये तो स्टीरियोटाइप हो जाएगा। मनुष्य एवं परिचय जो महिला शिक्षकों की समान संख्या में भर्ती कराना, इससे क्या भेदभाव से बच जाएगा? तो ये भी गलत हो जाएगा। विद्यालय में भेदभाव को दूर करने नियम, कड़े नियम बनाना जिसकी खिलाफ है, तो ये भी फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा। 20 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इनकरेज डिसएडवांटेज चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो सबसे उपयुक्त होगा? तो क्या करना, पेइंग करना 5 रुपये पर डे टू अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, या ओपनिंग रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय खोलना, या फिर नॉट अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल में बी मेड ए लीगली पनिशेबल ऑफेंस, मतलब बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है ए चाइल्ड कलेक्टर एम्प्लॉयड बाय द स्कूल मस्ट ब्रिंग चिल्ड्रन फ्रॉम होम्स एवरी डे। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन क्या करे, बड़ों से बच्चों को लेकर जाए। तो जो वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यालय में नियमित रूप से कौन सा जो तरीका है वो सबसे सही होगा? आंसर कीजिए। तो 5 रुपये पे करना बच्चों को आकर्षित करने के लिए, तो कोई वही नहीं, बच्चों को लालच देना, ये तो गलत हो जाएगा। विद्यालय में अनुमति ना देने के लिए कानूनी दंड अपराध बनाना, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। तो क्या करना है, आवासीय ओपनिंग रेसिडेंस स्कूल खोलना, जिससे क्या होगा, बच्चे प्रोत्साहित होंगे। तो आवासीय विद्यालय खोलना सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। 21 क्वेश्चन देखते हैं। सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सफल समावेशन को निम्नलिखित में से कौन आवश्यकता होती है, किसके सिवा बताना है? कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता संवर्धन, सैनिटाइजेशन, सेंसिटाइजेशन मतलब संवेदनशील बनाना, या फिर सेग्रेगेशन मतलब पृथक्करण, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स अभिभावकों की जो भागीदारी। तो किसके अलावा जो है वो सफल समावेशन बन सकता है? तो उसमें गलत बताना है। तो क्या पृथक्करण के द्वारा जो है उसको अलग करना चाहिए, सेग्रेगेशन नहीं करना चाहिए, जो कि इसमें बाधा डालता है। तो ये जो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं। द अपस्केलिंग ऑफ परफॉर्मेंस इन द scholastic areas on the basis of performance in the co-scholastic areas can be justified as, मतलब जो शैक्षिक क्षेत्रों में क्या करना है, निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? इट इंश्योर्स यूनिवर्सल रिटेशन, मतलब कि यह सार्वभौमिक धरण को सुनिश्चित करता है, या इट डेवलप्स रिस्पेक्ट फॉर मैनुअल लेबर, वह हाथ में किए गए श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, या फिर इट केटर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंस, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है, या फोर्थ लिखा हुआ है यह हास्यास्पद विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुमान करता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो उसका राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यह सार्वभौमिक धारण को सुरक्षित करता है। 23 क्वेश्चन लिखा हुआ है। While selecting material for the portfolio of student dash of dash should be there, जो विद्यार्थियों में पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का जो चयन करते हैं किसके लिए क्या जरूरी है? इंक्लूजन या स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों या बहिष्करण, इंक्लूजन अदर टीचर मतलब समावेशन और अन्य शिक्षकों का, या फिर इंक्लूजन स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी या समावेशन, या फिर इंक्लूजन या पेरेंट अभिभावकों का समावेशन। तो क्या होगा, जो विद्यार्थियों के जो पोर्टफोलियो की सामग्री का चयन करते समय क्या जरूरी होना चाहिए, तो आप समझ ही गए होंगे। तो विद्यार्थियों का होना जरूर सही है, और उनके समावेशन का मतलब जो उसमें स्टूडेंट का वो होगा वो जरूरी है। तो कौन सा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी इंस्ट्रक्शन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि क्या है? तो लिखा हुआ है
Students are less likely to develop a dislike for particular topic of different subject areas। क्या कि विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विषय प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने को कम संभावना होती है। या फिर टीचर्स आर परमिटेड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग लेसन एंड एक्टिविटीज़। पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। या फिर थर्ड स्टेटमेंट है, स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटीज टू जर्नलाइज एंड अप्लाई न्यूली लर्न नॉलेज इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट। विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और मानकीकृत करने और के अवसर दिए जाते हैं। या फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, टीचर आर लेस लाइकली टू फील ओवरवेल्म्ड बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टॉपिक्स नीडेड टू बी एड्रेस इन ए ट्रेडिशनल करिकुलम। मतलब कि प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ चर्चा में संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। तो अंतर विषय अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या है? आंसर कीजिए। तो सीधी सी बात है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको नो डाउट विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करना और सामान्यीकृत करने के अवसर देना, जिससे क्या होगा, अंतर विषय जो अनुदेशन होगा वो सर्वोत्कृष्ट होगा। तो इसका यही लाभ होगा। 25 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लिखा हुआ है, ए टीचर कैन मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग फन फॉर स्टूडेंट्स बाय डूइंग ऑल द फॉलोइंग एक्शन। मतलब कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, जो शिक्षक है डेस्क के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो किसके अलावा जो स्टेटमेंट है, उसके अलावा जो उसको बहुत मज़ेदार बना सकता है समस्या समाधान को। तो आंसर कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, गिविंग टाइम फॉर फ्री प्ले, मतलब मुक्त खेल के लिए समय देने से, जिससे क्या होगा, बच्चा मज़ेदार बनेगा। बिल्कुल सही, जो बच्चे को खेल का वो दिया जाएगा तो समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है। प्रोवाइडिंग एंडलेस अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल, बच्चों को जो क्रिएटिविटी के लिए सबसे अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना, जो समस्या समाधान के लिए विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। या थर्ड स्टेटमेंट है, एक्सेप्टिंग perfection from the students while they are trying to do things by themselves। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। या फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, प्रोवाइडिंग ओपन एंडेड मटेरियल, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना। तो कौन सा जो स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, किसके सिवा, मतलब आपको इसके अलावा बताना है। तो सीधी सी बात है, मुक्त अंत वाले सामग्री उपलब्ध करना। बिल्कुल, जो बच्चों को ओपन, मतलब क्या, प्रोवाइडिंग करना, ओपन एंडेड मतलब जो बच्चे खुले विचार हो, उसमें बच्चे अपनी अपनी क्वेरीज दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं, एक से ज़्यादा जवाब दे सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। जिसके सिवाय तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश करे तो उन्हें परिपूर्णता की अपेक्षा करना, जो कि गलत है। तो इसमें वही लिखा हुआ, किसके अलावा, जो समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। तो कौन के अलावा, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो तीन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें जो गलती पूछा गया है तो यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 26 क्वेश्चन देखते हैं। लर्नर्स हु डेमोस्ट्रेट एन earnest desire for increased knowledge and academic competence are said to have a, जो विद्यार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उनके पास होता है। तो क्या होता है, नैपुणता अभिविन्यास या परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या फिर परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, निष्पादन परिहार अभिविन्यास, या वर्क अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, कार्य परिहार अभिविन्यास। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस अप्रोच ओरिएंटेशन, मतलब कि परफॉर्मेंस की जाए उसके लिए अप्रोच किया जाएगा, और इंटेंशन जिससे जो होगी उनकी शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करेगी। तो उनके पास होगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है।
26 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले, इसको बहुत ध्यान से करिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट में यही क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे। मैंने मोस्टली जो प्रीवियस ईयर की पेपर है वो करवा लिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे सभी बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले। जब आप पेपर देखेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन वही होंगे, तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 27 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ इन ऑर्डर टू इंस्टिल ए पॉजिटिव इन्वायरमेंट इन ए प्राइमरी क्लास अ टीचर शुड। प्राथमिक कक्षा में जो सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट ध्यान देते हैं, विश इट ईच चाइल्ड इन द मॉर्निंग, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। या फिर नॉट डिस्क्रिमिनेशन एंड सेट द सेम गोल फॉर एवरी चाइल्ड, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। या फिर अलाउ देम टू मेक ग्रुप्स ऑन देयर ओन ऑन द बेसिक ऑफ सोशियोमेट्री ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटीज़, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। या फिर नैरेट स्टोरीज विद पॉजिटिव एंडिंग, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो जो प्राइमरी लेवल पे सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए जो क्या करना चाहिए, शिक्षक को क्या करना चाहिए, आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को ये करना चाहिए। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। विच वुड बी द बेस्ट फर्स्ट थीम टू स्टार्ट विद ए नर्सरी क्लास। नर्सरी क्लास में जो शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु जो सबसे अच्छी है। माई नाइबरहुड, माई स्कूल, माई फैमिली, माई वेस्ट। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सभी का आंसर सही होना चाहिए, उसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स बताइए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, तो आंसर कीजिए। तो सीधी सी बात है, जो नर्सरी कक्षा में शुरुआत करेंगे तो हमारे लिए जो विषय वस्तु होगी सबसे अच्छी क्या हो जाएगी, मेरा परिवार। ये जो बच्चा होगा वो अपने परिवार को ही जानता होगा, क्योंकि बचपन का जो जानते ही उनका पहला शिक्षक कौन होगा, परिवार, क्योंकि वो वही वो पला बड़ा है, वही चीज़ें उसने देखी हैं, तो क्या वो उसी चीज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन कर देगा। तो मेरा परिवार जो सबसे सही हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू एरर्स मेड बाय चिल्ड्रंस। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन सा स्टेटमेंट है वो सत्य है, बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, एरर्स कैन बी करेक्टेड बाय चिल्ड्रन देमसेल्व्स, देयरफॉर ए टीचर शुड नॉट इमीडिएटली करेक्ट दैम। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। या फिर इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू करेक्ट ऑल एरर्स इन द क्लासरूम, इट इंडिकेट्स दैट द सिस्टम ऑफ टीचर एजुकेशन हैज़ फेल्ड। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक कक्षा की व्यवस्था असफल है। अगर जो शिक्षक है वो उसकी त्रुटियों को नहीं सुधार पा रहा है, तो इसका मतलब है जो शिक्षक है वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए असफल है। या फिर थर्ड स्टेटमेंट है, ए टीचर शुड नोट नोटिस एवरी एरर अदरवाइज सिलेबस विल नॉट बी कवर्ड। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा, ये करना चाहिए। या फिर करेक्टिंग एवरी एरर्स वुड टेक टू मच टाइम एंड बी टायरसम फॉर ए टीचर। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। तो आंसर कीजिए, क्या जो उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बच्चों की त्रुटियां है उसके संबंध में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो आपको सही बताना है। इसको मैंने काफ़ी बार बताया, तो ये भी आपका आंसर जो है गलत नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान से आंसर कीजिएगा। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, तो सीधी सी बात है, अगर यदि शिक्षक जो है वो कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां सुधारने योग्य नहीं है, अगर जो टीचर है वो बच्चे की त्रुटियां नहीं सुधार पा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, ये इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है जो शिक्षा की जो व्यवस्था है वो असफल हो गई है। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं होगी, सिस्टम गलत है, तो जो हो जाएगी व्यवस्था जो है असफल है, तो ये इसी को इंडिकेट करेगा। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज द हॉल मार्क ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो जो कौन सी विशेषता है जो समस्या समाधान उपागम की विशेष चिन्ह है।
तो पहला स्टेटमेंट है देयर इज एन इम्प्लीकेट हिंट गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। या फिर द प्रॉब्लम इज ओरिजिनल, जो प्रॉब्लम होती है वो मौलिक होती है। या फिर देयर इज़ यूजली वन अप्रोच फॉर गेटिंग द राइट आंसर, जो सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। या फिर द प्रॉब्लम इज़ बेस्ड ऑन ओनली वन प्रिंसिपल टॉपिक, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर ही आधारित होती है। तो क्या इसका आपके हिसाब से आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। तो समस्या समाधान के लिए कौन सा जो विशेष उपागम है, अप्रोच है, आंसर कीजिए। तो सीधी सी बात है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है? समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। बिल्कुल, जो हमारी समस्या होती है उसी में हमारा आंसर जो होता है उसका संकेत दिया होता है, उसी में अंतर्निहित होता है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में जो अपलोड हो चुकी है, सेकंड वीडियो में 15 क्वेश्चन है। तो अगर कोई भी इससे आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।